जिसके पास खाना नहीं है या जिसका हार्ट ब्रेकअप हुआ है, भाव तो यही आएगा, भाई कमी है तो कमी बोलूंगा ना। जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो उससे अच्छा हो रहा है, जो होगा वो बेस्ट होगा। अगर ये चीज हम अपने माइंड में रख लें तो हमारी लाइफ सॉर्टेड हो जाए, क्योंकि हम फिर उसी एनर्जी में आ जाएंगे। लेकिन ये कहीं तरीका नहीं अपने आप को समझाने का कि आप पॉजिटिव रहो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी गलत हुआ तो हम तुरंत उस एनर्जी में चले जाते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये कहाँ से आया, क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स को देखा। तो हमारा ना ये बहुत एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। आपने बोला सेल्फ चेक इन, तो आपका क्या प्रोसेस है और कैसे करूं? क्योंकि अपनी गलती मान लेना बहुत बड़ा काम है। मैं अपने बेटे को ही कितनी बारी भी कुछ बोल दूंगी ना, जब तक उसका खुद का एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, तब तक उसको समझ में ही नहीं आएगा। इससे बेहतर और लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है। आज का जो यूथ है मैम, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहा है या मीठा खाने की बहुत आदत हो गई है। मैनिफेस्टेशन को कैसे ये खराब करता है वो मैं जानना चाहूंगा। आदत क्या है? एडिक्शन। एडिक्शन क्या है? किसी चीज पे डिपेंडेंसी। जब भी हम किसी भी चीज पे डिपेंड होंगे तो फिर हम उस चीज के गुलाम हो गए ना, वो चीज हमें रूल करेगी। अच्छा, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है। लोग बोलते हैं सुबह मेडिटेशन कर लो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो कोई प्रोसेस है, कोई ऐसा है? देखिए, मैं नहीं मानती कि मेडिटेशन से आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, यू हैव टू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका फिर से स्वागत है योर ओन ग्रोथ, आपका अपना विकास में। आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो अंडररेटेड है। क्यों अंडररेटेड है? हमें लगता है थैंक यू बोलने से क्या हो जाएगा, आभार व्यक्त करने से क्या हो जाएगा, इसके पीछे की साइंस क्या है। आज मैं आपको एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट से मिलवाने वाला हूं जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं। आपको वो बताएंगे ग्रेटिट्यूड आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है साइंटिफिकली। ये एपिसोड आपको बहुत मदद करने वाला है। 2026 को आप उस हिसाब से जी सकते हैं जिसके लायक आप हैं। तो आज हम वेलकम करते हैं, हमारे साथ हैं किरण शाहपुरी मैम। थैंक यू फॉर हैविंग। एक मुझे उस क्वेश्चन पे बात करनी जिस पे सबसे ज्यादा कमेंट्स आते हैं, वो ये है कि हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस बहुत करते हैं और शायद मुझे पिछले 4-5 सालों से देख रहा हूँ कि इतना कुछ सिखाया जा रहा है, थैंक यू करो, आभार व्यक्त करो, आभार व्यक्त करो, आपको हमेशा आभारी रहना चाहिए। लेकिन ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने के बाद भी 90% से ज़्यादा लोगों को मैं बोलूँगा कि लाइफ चेंज नहीं होती। ऐसा क्यों? मैं एक आपको स्टोरी सुनाऊंगी, एंड आई थिंक दिस स्टोरी विल आंसर योर क्वेश्चन। एक ना औरत थी जो बहुत परेशान थी। मतलब उसकी लाइफ का कोई ऐसा एरिया नहीं था जिसमें प्रॉब्लम, मसला, इश्यूज नहीं थे। तो बहुत दुखी थी और एक दिन अपने ऐसे परेशानी में बैठी होती है, सामने से देखती है परी भगवान जी के पास जा रही है। तो परी को बोलती है, भगवान जी के पास आप जा रहे हो तो प्लीज उनसे पूछना हुँ। कि मेरी ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो कब खत्म होंगी। परी बोलती है ठीक है। जब परी भगवान जी के पास पहुंचती है और उनका सवाल रखती है सामने, तो भगवान जी बोलते हैं कि इस औरत की जो प्रॉब्लम्स हैं वो 7 जन्म तक नहीं खत्म होंगी। मतलब इसका इतना कार्मिक अकाउंट नेगेटिव है पीछे से, या जैसे भी समझाने के लिए कहानियां होती हैं। तो अगले 7 जन्म तक कोई रास्ता ही नहीं है कि इसकी प्रॉब्लम्स किसी भी लेवल पे खत्म हो जाए। तो परी बड़ी उदास हो जाती है कि अब मैं क्या जवाब दूंगी। तो परी भगवान जी को बोलती है, कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो होगा। तो भगवान जी बोलते हैं कि हाँ, अगर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती है, थैंक यू बोलती है या उस एक एनर्जी में रहती है। तो परी को बहुत कन्विंसिंग नहीं लगता, लेकिन बोलती है चलो ठीक है। वापसी में उसको मैसेज दे देती है। अब कुछ दिन बाद, और मेरे ख्याल से 7 दिन बाद की बात है, कि परी फिर से भगवान जी के पास जा रही है और रास्ते में देखती है कि उस औरत के तो मतलब बंगला है, गाड़ी है और वारे न्यारे हैं, और वो हैरान हो जाती है। बोलती है ये कैसे पॉसिबल है? भगवान जी ने तो कहा था कि इसके 7 जन्मों तक कुछ नहीं हो सकता है, हुँ। तो कैसे 7 दिन में इसकी तो काया पलट हो गई। खैर, वो भगवान जी के पास ही जा रही होती है, तो जाते ही सबसे पहला सवाल पूछती है, ये कैसे हो गया? तो भगवान जी बोलते हैं कि उसने इतना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया ना। जब उसके सर में दर्द हो रहा था ना, उसने बोला कि आई एम सो लकी, मेरे सिर्फ सर में दर्द हो रहा है हल्का सा, मेरी तो पूरी बॉडी परफेक्ट है। जब उसके पास एक टाइम का खाना था, तो उसने बोला वाओ, मेरे पास एक टाइम का खाना है। तो इस तरीके से हर प्रॉब्लम में उसने खुद को बोला कि आई एम सो लकी। और जो चीज़ें हैं उनके लिए इतना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया कि उसके 7 जन्मों का 7 दिन में कट गया। तो जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं ना,
हम बड़ा सुपरफिशियल लेवल पे करते हैं। मतलब आज कोई अच्छी चीज़ है, करेंगे और फिर 4 दिन बाद भूल जाएँगे, और जैसे ही हल्की-सी तकलीफ़ आती है ना, हम भूल जाते हैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। और करते भी हैं ना तो सिर्फ़ लिख लेंगे, वो एक एनर्जी, वो एक फ्रीक्वेंसी में नहीं आ पाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एनर्जी बीइंग्स हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? हम जब शीशा देखते हैं, हमें ह्यूमन बॉडी दिखती है। हम सामने लोगों को देखते हैं, ह्यूमन बॉडी। हम ये भूल जाते हैं कि हम ह्यूमन बॉडी नहीं हैं, हम Sure. एनर्जी बीइंग्स हैं। तो जब तक हम वो एनर्जी अपनी लाइफ में नहीं क्रिएट कर पाते हैं, तब तक हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने यहाँ से लखनऊ जाना है। अगर आप फिज़िकल बॉडी में जाते हैं, तो इट विल टेक सम टाइम। Agreed. लेकिन अगर आप माइंड से जाएँ तो क्षण भर भी नहीं लगेगा। क्षण भर भी नहीं लगेगा ना। तो वो एनर्जी नहीं क्रिएट कर पाते हैं। हम फिज़िकल लेवल पे चीज़ें करते हैं, हम एनर्जी लेवल पे चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। ओके। तो मतलब एक कारण तो ये हुआ कि जो ग्रेटिट्यूड करते हैं वो या तो उतने इमोशन से नहीं करते, उतनी फीलिंग से नहीं करते, उस एनर्जी से नहीं करते, इसलिए उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तो यही बेसिक डिफरेंस होगा जो सिर्फ ग्रेटिट्यूड करते हैं और जो सही तरीके से ग्रेटिट्यूड करते हैं। अब 2 रीज़न्स हुए। एक तो वो एनर्जी नहीं क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है। ठीक है? दूसरा ये हुआ कि वो ग्रैटिट्यूड को सिर्फ़ अच्छी चीज़ों के लिए करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो भूल जाते हैं। वो बोलते हैं, "यार, कैसे करूँ मैं? आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हो।" यू हाँ नो भाई, जिसके पास खाना नहीं है हाँ, या जिसका हार्ट ब्रेकअप हुआ है, जिसका रिश्ता टूटा है या जिसकी नौकरी गई है, तो उस मतलब मुझे भी पर्सनली अगर मैं बात करूँ ना, आपकी बात ठीक है, तो मैं समझ भी लूँगा। आप मुझे समझाना हमें भी कि ऑडियंस कैसे करे या हमें कैसे प्रैक्टिस करनी। लेकिन भाव तो यही आएगा, भाई कमी है तो कमी बोलूँगा ना। बट उस टाइम पे अगर हम इस चीज़ को समझ पाएँ। अब देखिए यहाँ से एक और चीज़ है। आप बोलेंगे मैं स्टोरी पे स्टोरी सुना रही हूँ, बट मुझे लगता है कि एक तरीका है समझाने का। जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो उससे अच्छा हो रहा है, जो होगा वो बेस्ट होगा। अगर ये चीज़ हम अपने माइंड में रख लें, तो हमारी लाइफ सॉर्टेड हो जाए, क्योंकि हम फिर उसी एनर्जी में आ जाएँगे। अगर कोई चीज़ खराब भी होगी ना, तो हम इस चीज़ को समझ पाएँगे कि ये हमारे भले के लिए है। और अगर मैं आपसे अभी पूछूँ, पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई होंगी। उस टाइम पे आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये तो मेरी मेरी लाइफ में सबसे बुरी चीज़ हुई है। बट अगर आज आप पीछे मुड़कर देखें, तो आपको लगेगा अगर वो नहीं होता, तो ये नहीं होता। कह सकते हैं। कह सही। सकते हैं ना? हम्म। एंड आई थिंक बहुत सारे लोग इस चीज़ से रेज़ोनेट कर पाएँगे। लेकिन ये कहीं तरीका नहीं है अपने आप को समझाने का कि आप पॉजिटिव रहो, ऐसे ही है? मुझे ऐसे लगता है कि जब आप अपने थॉट्स की चेकिंग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं, फिर लोग उसमें गुम होके रह जाते हैं, बट जो एक कोर है, जो एक एसेंस है, हम कह सकते हैं, इज़ आप अपनी सेल्फ टॉक को चेक करें। सेल्फ टॉक को। हाँ, जैसे अब बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है कि भई आप सामने वाले के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रखें, या कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, बट शायद कोई ये नहीं सिखाता कि एक कम्युनिकेशन नॉन स्टॉप आपका खुद से चल रहा है, वो क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी गलत हुआ, तो हम तुरंत उस एनर्जी में चले जाते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता। एंड विद ऑल अपॉलजीज़, ये कहाँ से आया? क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स को देखा। अब पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा। तो हमारा ना ये बहुत एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। ओके। उसके बाद हम उसको इतना ज़्यादा अपने माइंड में रिपीट कर देते हैं कि वो एक सेल्फ क्रिएटेड तो नहीं, मैं कहूँगी कि अनकॉन्शियस अफ़र्मेशन आपके माइंड में चलती रहती है। उसके बाद आप एक यूट्यूब पे देखकर अफ़र्मेशन कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं, जिस पे आप बिलीव नहीं कर रहे होते हैं, उसको आप लिखते रहते हैं। बट एक जो अंदर आपके नॉन स्टॉप जो बचपन से चलती आ रही है, वो इतनी ज़्यादा बारी आपने बोल दी, इतनी डीपली उसको महसूस कर दिया कि वो उसको ओवरपावर कर देती है। और मैंने देखा है लोगों को, मतलब छोटी-सी चीज़ होती है ना, इतनी आसानी से बोल देते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब जैसे मेरे पास एक लड़की आई टैरो रीडिंग के लिए, मैं टैरो करती हूँ, तो मुझे बोलती है कि मैम, व्हाई आई एम सो अनलकी इन लव। तो अब यहाँ से मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ गया कि इसके 1-2 ब्रेकअप हुए हैं, क्योंकि एज भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंट्यूशन भी होती है, मतलब पिछले 1-2 रिलेशनशिप इनके ठीक नहीं चले। तो मैंने कहा कि
मतलब आर यू एब्सोल्युटली श्योर दैट यू आर अनलकी इन लव? तो यस मैम। फिर मैंने उससे 7-8 बारी ये सवाल पूछा, क्योंकि क्या हुआ, जब एक ब्रेकअप हुआ तो बुरा लगा, दूसरा हुआ तो और बुरा लगा, तीसरे में बार-बार बोलना शुरू कर दिया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे तो कोई भी प्यार नहीं करता। अब जो मतलब ये जो आ रही है फीलिंग, इमोशन, ये इससे नहीं आ रही कि आपके 2 या 3 ब्रेकअप हो गए। ये इससे आ रही है कि आपने पता नहीं 1000 टाइम्स अपने माइंड में इस चीज़ को रिपीट किया, तो राइट? प्रैक्टिकली तो जो होता है अपन को उसी को ही बोलते हैं हम। नहीं, बट अगर आपने बार-बार इसको ये कह दिया कि भई मेरे से कोई प्यार नहीं करता, तो ये तो राइट नहीं है ना। तो जब मैंने उससे बार-बार ये पूछा, तो उसने मुझे बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं है, मेरे मम्मा तो मुझे बहुत प्यार करती है ना? मेरे तो फ्रेंड्स भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना विकास जी, कि हमारी लाइफ में 10 चीज़ें अच्छी हैं, 10 चीज़ें खराब, ट्रू। ठीक है? और ये एक्चुअली में हर एक इंसान की लाइफ में हो रहा है। चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हो, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हों, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे कोई भी हो। अब हम जिस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं ना, वही चीज़ हमें दिखनी शुरू हो जाती है और वही हम मानना शुरू हो जाते हैं, राइट? अगर आप देखेंगे जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप जाकर अगर उनसे बात करेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे कि ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि उनकी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं ना, वो इतना ज़्यादा खुद को बोलते हैं, इतना ज़्यादा वो उनकी सेल्फ टॉक में हैं, वो मानने लगते हैं कि वो बहुत लकी हैं और फिर वो वही यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते रहते हैं। वंडरफुल। तो प्रॉब्लम का तो कोई साइज़ नहीं है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 2 चीज़, अब 2 सवाल निकलेंगे, तो ग्रैटिट्यूड करने का सही तरीका क्या है? उसका कोई फ्रेमवर्क है? क्या करना चाहिए उसका? मुझे लगता है ग्रैटिट्यूड से भी पहले आप इस चीज़ पे फ़ेथ रखें कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, और अगर आप थोड़ा-सा भी पॉज़ करके एनालाइज़ करेंगे अपना पास्ट, तो आप खुद ब खुद समझ जाएँगे। बिकॉज़ मैं सच में चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई भी हमें ना विश्वास करे, वो अपनी लाइफ़ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे चेक करें, वेरीफ़ाई करें, फिर इस चीज़ को ट्रस्ट करें। और जब वो वेरीफ़ाई करेंगे तो वो देख पाएँगे कि जो चीज़ें उनको पास्ट में जिस टाइम पे वो हुआ था बुरी लगी थी, आज वो उतनी बुरी नहीं लग रही हैं, ठीक है, ठीक है? ये फर्स्ट स्टेप हो गया। हाँ, उसके बाद जो हो रहा है वो उससे भी अच्छा हो रहा है। क्योंकि आप इधर तक देख पाते हैं, यूनिवर्स बहुत आगे तक देख पाता है। ठीक और है। जब आप इस चीज़ की एक समझ में रहेंगे, क्योंकि अवेयरनेस शायद लोगों को बहुत बड़ा शब्द लगता है, और जो होगा वो बेस्ट होगा। तो आप जो चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल रही है, उसमें भी ग्रैटिट्यूड कर पाएँगे। एक्चुअली जब भी हम परेशान होते हैं, हम परेशान क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि मैंने इस चीज़ की उम्मीद करी और मुझे लगा ये मेरे लिए सही है, और वो नहीं हुआ, मैं परेशान हूँ। मुझे नहीं पता कि आगे चलकर भी मेरे लिए ये सही है या नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो उस टाइम पे मुझे लगा कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है और मैं परेशान हो गई। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं स्कूल में पढ़ाती थी, आई वाज़ अ टीचर, और मुझे अच्छी सैलरी इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि मैं बीएड नहीं करा हुआ था, और मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी मैं बीएड कर लूँ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगता था अगर मैंने बीएड कर लिया तो मुझे अच्छे स्कूल में जॉब मिल जाएगी, मेरी सैलरी इतनी होगी। लेकिन मेरी शादी हो चुकी थी तब तक, मेरा बच्चा था, और बीएड के लिए आपको फिज़िकली जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, आप नहीं कर सकते हैं। और जो थे ऐसे कोर्सेज़ वो इतने वैलिड नहीं थे। तो मैं बड़ी परेशान रहती थी, और फिर एक टाइम आया कि मुझे लगा सैलरी नहीं मिल रही है, चलो छोड़ दी जॉब, और फिर मैं इस फील्ड में आ गई। बट अगर मैं उस टाइम पे, और जब मेरी जॉब छूटी उस टाइम पे, या मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिल रही थी, मैं बहुत परेशान हो रही थी, मैं बहुत दुखी भी थी, एंड बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे। बट आज अगर मैं वो जॉब करती रहती, तो मैं उतनी खुश नहीं होती जितनी अभी हूँ। क्योंकि अब आप थोड़ा-सा लेवल अप हो गया आपका, जो आप चाहते। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक सवाल है, हुँ। ऑडियंस के लिए भी है और मेरे लिए भी है। आपने क्या सोचा था कि आप मैनिफेस्टेशन में आएँगी या फिर आप टैरो कार्ड रीडर बनेंगी? या आपने क्या मैनिफेस्ट किया था? मैंने, अगर आप बोलें कि भई शादी से पहले, कभी भी नहीं सोचा था। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इतना सा भी नहीं सोचा था कि मैं टैरो कार्ड रीडर बनूँगी। आई बिलॉन्ग टू अ सिख फैमिली। हमारे घर में तो
कोई एस्ट्रोलॉजी पे भी फेथ नहीं करता था इतना। हाँ, मतलब आई ऑल्सो बिलोंग टू पंजाबी फैमिली, तो हमारे यहाँ पर तो मुहूर्त नहीं होता, सीधा संडे है तो कर लो। बिल्कुल, हाँ। और मेरे फादर इस मामले में ना बहुत ओपन माइंडेड थे। तो उन्होंने कभी मतलब एस्ट्रोलॉजर से कभी कंसल्ट नहीं किया, तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। फिर शादी के बाद थोड़ा-सा परेशान रहने लगी, क्योंकि शादी से पहले बहुत लग्ज़री थी, कम्फ़र्ट था और बहुत ऐसे बोलते हैं ना शाही अंदाज़ में पले-बड़े। शादी के बाद मनी पैसे को लेकर इश्यूज़ था और वैसे भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे रेकी के बारे में बताया। मुझे लगा ये तो बड़ी मज़े की चीज़ है, हम ऐसे-ऐसे करते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। रेकी करी, वहाँ पे एक टैरो कार्ड रीडर मिली और वो कर लिया, ऐसे जर्नी शुरू हुई। और कभी सोचा नहीं था, तो भी बस सीखने का एक चाव था, तो सीखती रही मैं चीज़ें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं आपको कहूँगी, जो मैंने टैरो सीखा, मतलब उस टाइम पे थोड़ा-सा सिचुएशन बताने के लिए बता रही हूँ। मैं जैसे तेल लगा के सिर में लंबी-सी चोटी करती थी। जो लोग मुझे उस टाइम पे देखा हुआ है, वो आज देखते हैं तो पहचानते नहीं हैं। और बहुत ही सिंपल, इंट्रोवर्ट, शाय किस्म की इंसान, मेरे घर में कोई आए तो 3-4 विज़िट्स तक उनको ये भी नहीं पता लगता था मैं इस घर की मेंबर हूँ। एक कोने में दुबक के बैठ जाना। लेकिन रात को सोने से पहले अपने कार्ड्स ऐसे रखे और यूनिवर्स को या जिन गॉड को मानते हैं हम, उनको विजुअलाइज़ किया और बोला, किरण शाहपुरी इज़ द बेस्ट टैरो कार्ड रीडर इन द वर्ल्ड। अब मैं मन में सोचूँ, मतलब ये थॉट मैं क्रिएट कर रही हूँ और मन में सोच रही हूँ कि ये पॉसिबल कैसे होगा? क्योंकि ये मैं आपको 30 साल पहले की बात बता रही हूँ, 25 या 30 साल पहले की बात। और मैं तो कभी प्लेन में भी नहीं बैठी, एक बारी नेपाल गई थी बस। और ना ही कुछ ऐसा मेरे पास पैसे थे शादी के बाद कि मैं हुँ। बहुत कंफर्टेबली या कन्वीनिएंटली आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करूँ। मुझे लगा ये पॉसिबल कैसे होगा? मैंने कहा चलो ठीक है, बोलने में क्या जाता है, बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई डिज़ायर। तो मैंने अपना रोज़ बोलना शुरू कर दिया। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं वर्ल्ड की बेस्ट टैरो कार्ड रीडर हूँ, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग मुझसे टैरो सेशंस लेते हैं। क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं एक्चुअली मेरा ये सवाल पूछने का कारण था, ये ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ। आपको नहीं पता था कि आप एक टैरो कार्ड रीडर बनेंगी, आप एक साइकोलॉजिस्ट बनेंगी, आप एक न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में काम करेंगी। नहीं, बिल्कुल ट्रुथ भी है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो नॉर्मली मैंने एक ना भी कंटेंट भी डाला था, मेरा आप सबसे भी सवाल है और आपसे भी है। हम अक्सर क्या बोलते हैं कि यार मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ हुँ, कि ये हो जाए। हुँ, तो मैं उनसे पलट के पूछता हूँ, तुम सच में ये चाहते हो कि जो तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो वो हो जाए, हुँ, या जो तुम्हारे लिए बेस्ट है वो हो जाए? तो जैसे आपने बोला कि मैंने तो कभी सोचा नहीं था, ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यूट्यूब पे आना है या मुझे कंटेंट में उतरना है। मैं मेरे बिज़नेस में खुश था। वहाँ पे अपना बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये होता इसलिए जब आपकी पात्रता बढ़ जाती है। तो जहाँ से हमने शुरू किया था, ग्रैटिट्यूड पे आ जाते हैं। हुँ, तो कहीं न कहीं हम उस एनर्जीज़ के अंदर थे हम। हुँ, तो वो एनर्जीज़ को कैसे चैनलाइज़ करना है, मैं वापस उसी क्वेश्चन पे आऊँगा, हुँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम्पल है कि हम वो पा लेते हैं जो हमने मैनिफेस्ट भी नहीं किया। हुँ। वो बढ़ती कैसे? आभार से, ग्रैटिट्यूड से। तो ग्रैटिट्यूड का कोई फ्रेमवर्क है जो अभी भी मैं आपसे माँगूँगा, क्या वो फ्रेमवर्क बताओ जिससे हम सही तरीके से वो करें? आपने पहला फ्रेमवर्क दे दिया कि पहले आप पास्ट में जाओ, उन चीज़ों को देखो जो आपके साथ हुआ है और आज आपको क्या लगता है कि वो सही है या नहीं है? सही है, तो फिर आगे मूव करो। फिर अगर मैंने समझ लिया कि वो सही हैं, तो अब क्या करूँ मैं? नहीं, नहीं, एक्चुअली मैंने ये बोला कि जब आप इस अवेयरनेस में रहते हैं कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, हुँ, जो हो रहा है वो उससे अच्छा हो रहा है, जो होगा वो सबसे अच्छा होगा। तो जब आपकी लाइफ में कुछ गलत भी हो रहा होता है, जब आपके हिसाब से नहीं हो रहा होता है, तो आप इस चीज़ को समझ पाते हैं और आपके लिए ग्रैटिट्यूड करना आसान हो जाता है। ओके। नॉर्मली जैसे हमने बोला ना कि अब भाई किसी की जॉब चली गई, हुँ, अब हम उसे बोलें कि तुम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, तो वो बोलेगा अरे भाई आपका दिमाग ठीक है, मतलब ऐसे ही बोलेंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा। एंड देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी आल्सो। एक बंदे हैं जिनको ना कभी भी पूरी लाइफ में उन्होंने जॉब करी काफ़ी टाइम तक, एप्रिसिएशन नहीं मिली। तो जैसे बोलते हैं ना, एक एप्रिसिएशन की भूख, हंगर उनके मन में बहुत थी और वो बहुत क्रिप करते रहते थे, बहुत परेशान रहते थे। तो ये स्टोरी मुझे ब्रह्मा कुमारीज़ की दीदी हैं, उषा दीदी, उनकी तरफ से सुनने को मिली थी। तो वो बोलती हैं कि वो बड़े परेशान और एक क्रिबिंग वाली एनर्जी में रहते थे। और जब उनकी रिटायरमेंट हुई तो ऑफिस की तरफ से एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा था मलेशिया में, हुँ, जिसमें उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिलना था। तो बड़े खुश हुए, दीदी को आकर बताया कि दीदी
मैं बहुत खुश हूँ, मैं मलेशिया जा रहा हूँ और पूरी ज़िंदगी मुझे कुछ एप्रिसिएशन नहीं मिली और अब मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट। मैं इसलिए बता रही हूँ कि उनके लिए वो कितनी बड़ी चीज़ थी। अच्छा, वो सारी तैयारी कर रहे हैं, टिकट्स आ गई, सब कुछ आ गया और जाने से हफ्ता पहले उनका एक्सीडेंट हो गया और टाँग का फ्रैक्चर हो गया। अब दीदी बोलती हैं कि जब हम हॉस्पिटल उनको देखने गए, तो बड़े परेशान, तो दीदी के मुँह से निकल गया, "जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ।" तो वो तो ऑब्वियसली गुस्सा हो गए होंगे फ्रस्ट्रेट हो बेचारे। गए, वो बोले कि दीदी मतलब हद होती है, मतलब आप भी जो ज्ञान देते हो बहुत अच्छी बात है, आप सिचुएशन भी नहीं समझ रहे हो, मतलब मेरा फ्रैक्चर हो गया और आप बोल रहे हो कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। तो खैर दीदी ने बोला चलेगी। अच्छा, बाद में पता लगा कि जिस फ्लाइट से वो जा रहे थे, वो फ्लाइट क्रैश हो गया और काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई। तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब यही है कि जब सबसे पहली चीज़ हम इस अवेयरनेस में रहते हैं कि जो नहीं हुआ, वो हमारे मन का नहीं हुआ, लेकिन वो यूनिवर्स के मन का हुआ। जो हमसे भी तो ख़ैर सही नहीं है कहना, जो एक अथाह शक्ति है, जिसको सब कुछ पता है और जो कॉन्स्टेंटली आपके भले के लिए काम कर रही है। अगर आप उस पे फ़ेथ कर पाते हैं और अगर आप उस एनर्जी के साथ अलाइन कर पाते हैं, तो आपके लिए ग्रैटिट्यूड उस सिचुएशन में भी कहना बहुत आसान हो जाएगा, जहाँ पे शायद आपके लिए अभी अगर आप सोचें, तो आसान नहीं लगता है और जब आप उस सिचुएशन में एक्चुअली में ग्रैटिट्यूड कर पाते हैं, तो आप अपनी लाइफ को 360 डिग्रीज़ चेंज कर पाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सही बात है, बट जब समय सही चल रहा है तब तो सभी कर लेंगे। बिल्कुल। जब आपके अनुसार समय नहीं चल रहा, तब कर पा रहे, तभी तो आपका मेन टेस्ट है। सही बात है। और एक चीज़ और जैसे मैंने बोला ना कि जो भी कामयाब लोग हैं, अगर आप उनको थोड़ा-सा भी देखेंगे तो आपको सिर्फ एक फ़र्क नज़र आएगा कि वो जो भी अच्छी चीज़ें हैं ना लाइफ में, उन पे फ़ोकस करते हैं और जो नाकामयाब है ना, वो उन पे फ़ोकस कर रहे हैं जो उनकी लाइफ में अच्छा नहीं है। क्योंकि इस पूरी दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है कि किसी की भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे फादर हॉस्पिटल में थे, उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, यहाँ पे तारें ये जो मतलब सुइयाँ लगी हुई थी सब कुछ। डॉक्टर उनको पूछता था आप कैसे हैं? बोलते थे बहुत बढ़िया। डॉक्टर कन्फ्यूज़ हो जाता था, बोलते थे कि मतलब मैं क्या समझूँ मुझे समझ ही नहीं आता। एंड अच्छे से जो भी ठीक है, प्रॉब्लम भी थी तो लेकिन प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई ना। देखिए एक चीज़ और यहाँ पर आती है, आई डोंट नो हम यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, तो ये आई डोंट नो आप कितना इसको मानेंगे, कुछ तो बैकलॉग हम लेकर आए हैं ना, कुछ बिल्कुल। तो कार्मिक अकाउंट लेकर आए हैं ना। अब वो कार्मिक अकाउंट कोई भी नहीं खत्म कर सकता, हम ही खत्म कर सकते हैं। उसमें यूनिवर्स भी कुछ नहीं कर सकता। वो तभी होगा जब हम एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहेंगे, इनफैक्ट पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं, जब हम सरेंडर में रहेंगे, हम फेथ में रहेंगे, हम मानेंगे कि जो नहीं हो रहा ठीक, यू नो वो कहीं ना कहीं हमारी ही करनी है। जो आपको मिला है उसके ही आप पात्र हो। हाँ। उससे ज़्यादा मिला है, कम मिला है, ऐसा नहीं है। जितना जिसके लायक हो आपको वो मिल रहा है आपको। हाँ, और देखिए ना आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आप एक कर्मा लेकर आए हो, एक आप क्या क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? जैसे अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है, हुँ। ठीक है? अब एक्सीडेंट हो सकता है कि कार्मिक अकाउंट का हिस्सा हो। अब अगर उस टाइम पे आप इस एक्सेप्टेंस में रहते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पुलिस को रिपोर्ट ना करें या जो भी करना है वो आप करें, जो भी रिक्वायर्ड है, जो भी लीगल है, जो भी राइट है। बट उसके बाद अगर आप इस एनर्जी में आ जाते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी तो किस्मत ही खराब है, बस कुछ भी सही नहीं होता। ये जो अगेन सेल्फ टॉक, ये जो अगेन सेल्फ के साथ कम्युनिकेशन होता है, इससे आप क्या करते हैं ना अपना फ़ोकस बिगाड़ते हैं और फिर आप यूनिवर्स में जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं वो अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो जो हुआ वो शायद होना था, लेकिन उसके बाद जो एनर्जी आपने क्रिएट करी, उससे आप और नेगेटिव एनर्जी अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। ओके। और ग्रैटिट्यूड भी तो यही करता है ना, आपका फ़ोकस शिफ्ट करता है। ट्रू। क्योंकि जैसे हमने बोला 10 चीज़ें अच्छी, 10 चीज़ें बुरी, ये सबकी लाइफ में है। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं तो आपका फ़ोकस अच्छी चीज़ों पे जाता है ना? आप अच्छी एनर्जी में आते हैं, आप अच्छी फ्रीक्वेंसी में आते हैं और फिर यूनिवर्स में जो भी अच्छा है उसको अट्रैक्ट करते हैं। अगर चलो एक सिनेरियो लेते हैं। एक
व्यक्ति है जो सुबह उठता है, अफर्मेशंस को लिखता है कि मैं काबिल हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, और जब रात को सोने जाता है तो एक एंशियस थॉट के साथ जाता है, एंजाइटी में जाता है, चिंता में जाता है, यार क्या होगा मेरा, कल को ये छोड़ के चली जाएगी, बिजनेस नहीं चलेगा। तो फिर यूनिवर्स क्या पिक करने वाला है अब, या वो क्या अब चेंज करे, किस तरह के अफर्मेशंस को चेंज करे, क्या क्या चीज चेंज करे, क्योंकि दोनों में तो अलाइनमेंट है ही नहीं अब। तो यानी कि ब्रेन कुछ और कर रहा है, माइंड कुछ और कर रहा है, और आपके एक्शन मतलब तीनों चीजों का अलाइनमेंट बिगड़ गया, अलग अलग चीजें, फिर क्या होगा इस सिचुएशन में? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर रात को आप एंग्शियस थॉट्स में सो रहे हैं, अगर आप रात को टेंशन, स्ट्रेस लेके सो रहे हैं, सुबह आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएँगे। अगर आप कर रहे हैं, आप बहुत सुपरफिशियल लेवल पे कर रहे हैं। क्योंकि जिस भी थॉट के साथ हम रात को सोते हैं, वो मल्टीप्लाई होता है। बिकॉज़ व्हेन वी गो टू स्लीप, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। इसीलिए बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप रात को पॉजिटिव थॉट के साथ सोएं। जब मैं टैरो करती हूँ तो मेरी एक रेमेडी ही ये देती हूँ मैं कि आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर जिनके साथ आप कनेक्ट करते हैं, जिनकी बातें आपको रेजोनेट करती हैं, उनको सुनकर सोएं। और एक चीज़ और आपको बताऊंगी कि अगर आपके दिन में कुछ ऐसा हो भी गया जो आपके हिसाब से नहीं हुआ, आप थोड़ा क्रिप भी करे, आप थोड़ा परेशान भी हुए, अगर रात को आप उस थॉट को लेट गो कर पाएँ, या फिर देखिए लेट गो भी कैसे करेंगे, आप पॉज़िटिव कुछ सुन लें, पॉज़िटिव एनर्जी में खुद को ला पाएँ और आप उसके साथ सोएँ, तो वो प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोसेस तभी होता है जब आप रात को सोते हैं। क्योंकि कोई चीज़ अगर दिन में हुई, वो कॉन्शियस लेवल पे हुई, वो यहाँ पर है ना? सरफेस लेवल पे है। जैसे आपने पौधे को पानी दिया, तो आप देखते हैं पहले तो थोड़ी देर तक या काफ़ी देर तक पानी ऊपर की तह पे होता है, फिर धीरे-धीरे वो सीप इन करता है, राइट? तो जब आप रात को सोते हैं, तो वो सारी चीज़ें सीप इन करती हैं, और एक बारी जब वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है ना, तो वो बहुत डीप चली जाती हैं, फिर उधर से निकालना मुश्किल हो जाता है। ओके, तो कैसे निकाले? रात को आप पॉजिटिव एनर्जी में सोएं, आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर जिनको आप मानते हैं उनको सुने, या फिर आप किसी भी तरीके से एनर्जी चेंज कर सकते हैं। और मैं तो अपने स्टूडेंट्स को, या जो लोग मेरे पास रीडिंग के लिए आते हैं, तो ये मेरी एक रेमेडी रहती है कि अगर आप पाएँ कि भई आप उस एनर्जी में हैं जहाँ पे आप अच्छा नहीं फ़ील कर रहे हैं, आप कोई भी अ, तड़का-भड़का से मतलब होता है कि हाई एनर्जी वाला सॉन्ग सुनें, डांस करें, क्योंकि जब आप डांस करते हैं ना, तो जो भी स्टक एनर्जी है, वो रिलीज़ होती है, क्योंकि एनर्जी कहीं स्टक हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी आपकी ही फिज़िकल बॉडी में। आप डांस कर सकते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन क्रिया बहुत अमेजिंगली हेल्प करता है स्टक एनर्जी से। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। ओके, आप सुदर्शन की आगे प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, मैं तो करती हूँ, और एक टाइम ऐसा था कि मैं बहुत रेगुलरली करती थी, लेकिन बीच में फिर काफ़ी टाइम तक मैंने छोड़ दिया। होता है ना, नई-नई चीज़ें आप सीखते हैं, फिर नई-नई चीज़ें करनी शुरू कर देते हैं। तो किसी चीज़ को लेकर मन बहुत परेशान हो रहा था, एंड आई डोंट नो कहाँ से मुझे सुदर्शन क्रिया याद आई। और जब मैंने सुदर्शन क्रिया करी, ओह माय गॉड! आफ्टर सम टाइम आई फेल्ट कि जैसे बिल्कुल हल्का हो गया। वाह! तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग को इतना नहीं मानती हूँ, बट सुदर्शन क्रिया। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो लोग नेगेटिव पहले बोलते हैं, जैसे खाने में अगर नमक कम है तो पहले शिकायत करेंगे, गाड़ी अगर लग गई तो उसको लेके कृप करेंगे, मतलब चीजें ऑटोमेटिकली नेगेटिव ज्यादा होती हैं। लेकिन जब मैं पलट के पूछ लेता हूं उनसे, आपने भी देखा होगा, और आपसे भी सवाल, आप बता देना कमेंट बॉक्स में कि आपने कब पॉजिटिव बोला है, जिससे ऑटोमेटिक आपके मुंह से गाली निकल जाएगी, ऑटोमेटिक किसी की कमी निकल जाएगी, तो अच्छा नहीं लग रहा यार, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन ये कभी नहीं निकलता, यार खाना बहुत अच्छा बना है, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, तुम्हारी बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, ये कभी नहीं निकलता। ऐसा क्यों? क्योंकि माइंड कंडीशन हुआ है ना। जब हम बचपन में चलना सीख रहे थे, तो हमारे पेरेंट्स ने हमें ये नहीं बोला कि आप ध्यान से चलो, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। हमें ये बोला गया कि ध्यान से चलो, आप गिर जाओगे। या मदर अपने बच्चे को ऐसे बोलती है कि पढ़ लो, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो नेगेटिव इमेज दिखाई गई है ना, और उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज़ उनके पेरेंट्स ने ऐसा किया। बट आज अवेयरनेस के साथ, इस चेकिंग के साथ, हम इसको चेंज कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे चेकिंग ही है, क्योंकि इसी चीज़ पे मैंने वर्क किया है। अभी मैं अपने आप को जब भी पाती हूँ, कुछ भी ऐसा करते हुए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अलग या कुछ भी, तो आई इमीडिएटली चेक माई सेल्फ एंड टेल माई सेल्फ कि
भाई नहीं ये करना है, तो सबसे पहली चीज अवेयरनेस होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी को बुखार है, जब तक वो मानेंगे नहीं कि मुझे बुखार है, तब तक मेडिसिन नहीं तब लेंगे। तक वो मेडिसिन नहीं लेंगे। जब तक मेडिसिन नहीं लेंगे तब तक वो ठीक नहीं होंगे। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या कोई ऐसी चीज नहीं है कि हाँ भाई आप कर लेंगे तो आपका माइंड का पैटर्न चेंज हो जाएगा। यू ओनली हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। और सबसे पहली चीज है कि आप इस चीज को समझें कि आपकी कंडीशनिंग इस तरीके से हुई है, क्यों हुई है। क्योंकि हमें बोला ही ये गया है कि आप ऐसे नहीं करोगे तो कुछ नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, जैसे बचपन में पेरेंट्स बोलते थे कि वो आप चलोगे तो आप गिर जाओगे, ध्यान से चलो। बिल्कुल हाँ, सही है, पढ़ोगे नहीं तो आप बता भी देते जैसे फेल हो जाओगे। फेल हो जाओगे, और इस तरीके की तमाम चीजें हैं। और देखिए जो अभी पेरेंट्स बन रहे हैं नए नए, अगर वो इस चीज को समझ जाते हैं तो वो इस चीज पे वर्क कर सकते हैं। लाइक मैंने अपने बेटे के साथ बहुत ये किया है कि मैंने उसको बार बार बोला है कि यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। आपने वो स्टोरी भी सुनी होगी आइंस्टाइन की, जिसमें आई थॉमस थिंक, एडिसन और आइंस्टाइन दोनों की है वो स्टोरी। हाँ दोनों की हाँ, है ना। तो आप बता दीजिए, नहीं शायद नहीं, प्लीज ऑडियंस, प्लीज। नहीं नहीं आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो स्टोरी वही थी कि जब उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है ये कहकर कि आपका बच्चा पढ़ने के लायक नहीं है, और फिर मदर वो चिट्ठी जो है अपने बच्चे को नहीं बताती है तो उसको चेंज कर देती है कि तुम इतने लायक हो कि तुम्हें टीचर नहीं पढ़ा सकते, तो तुम्हें घर पे पढ़ाने के लिए बोला है। तो वो पढ़ाती हैं और फिर इतने बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो थॉट्स का फर्क पड़ता है, टोटली ट्रू। आप और जब वो इतने टाइम बाद जाकर देखते हैं उनकी मदर की डेथ हो जाती है, तब वो चिट्ठी देखते हैं, उन्हें पता लगता है। और देखिए यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज उन पेरेंट्स के लिए है जो अभी अभी पेरेंट्स बने हैं, कि आप इस चीज़ का ख्याल रख सकते हैं। आप इस चीज़ का ख्याल रख सकते हैं, आप अपने बच्चों को पॉजिटिव बोलें, तभी तो हमारी जो आगे की जनरेशन है वो बेटर होगी। ट्रू। आपने बोला सेल्फ चेक इन, तो आपका क्या प्रोसेस है और कैसे करूं, क्योंकि अपनी गलती मान लेना बहुत बड़ा काम है ये। देखिए उसमें मुझे लगता है कि बियॉन्ड द पॉइंट कोई कुछ कर नहीं सकता है। वो खुद को ही जब तक मानेंगे नहीं ना, अगर अभी मैं अपने बेटे को ही कितनी बारी भी कुछ बोल दूंगी ना, जब तक उसका खुद का एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, तब तक उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो कैसे करें, मतलब मैं मान लीजिए मेरा आज सुबह का दिन शुरू हुआ, सुबह 7 बजे शुरू हुआ, अभी दोपहर के मान लीजिए 5 बज रहे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं, तो मैं क्या चेक करूंगा अभी, क्या मेरे कैसे कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या होगा, मैं प्रोसेस समझना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज, अगर आप अवेयर हैं, अगर आप विलिंग हैं, अगर आप बदलना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर किसी को बुखार है और वो मानता ही नहीं है मुझे बुखार है, तो वो मेडिसिन ही नहीं लेगा। वो मेडिसिन नहीं लेगा तो वो ठीक नहीं होगा। तो ये सिर्फ उनके लिए है जो वाकई में बदलना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज जैसे अगर आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, पता कैसे लगेगा? आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, आप उदास हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, दैट इज एन इंडिकेशन कि आपके अंदर थॉट जो है वो ठीक नहीं चल रहा है। इसका मतलब अंदर आप बोल रहे हैं कि यार मेरी तो लाइफ में ऐसे ही है, कुछ होता नहीं है। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ, मतलब इस तरीके के थॉट्स आपके मन में चल रहे हैं। तो जब उसी टाइम पे आप पॉज करके खुद को उन चीज़ों की याद कराते हैं कि यार ये भी बड़ा अच्छा है मेरी लाइफ में, ये भी बड़ा अच्छा है मेरी लाइफ में। जैसे मैं क्या करती हूँ ना, मैं ये बोलती हूँ खुद को, यार सड़क पे चलेंगे तो रेड लाइट तो मिलेगी और ट्रैफिक जैम भी मिलेगा। अब रेड लाइट पे खड़े होकर अगर हम परेशान होंगे तो हम सिर्फ अपना टाइम खराब कर रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास फ़ोन भी है, हम यूट्यूब में कुछ अच्छा देख सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव देख सकते हैं, हम अपना काम भी कर सकते हैं। तो जब हम इस चीज़ की एक अवेयरनेस में रहते हैं, और ट्रस्ट मी मैंने इसी तरीके से अपनी लाइफ को चेंज किया, और मुझे लगता है कि इससे बेहतर और लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है। क्योंकि बाकी चीज़ें हैं ना, वो आप करते हैं तो शॉर्ट टर्म आपको मिल जाता है रिजल्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको खुद पे ही वर्क करना पड़ता है। ओके। और एक बहुत अच्छी चीज़ और भी कर सकते हैं, जैसे रात को सोने से पहले जो हमने अभी बात करी, क्योंकि उससे ना ऑटोमेटिक हो जाता है। क्या करना है रात को सोने से पहले? जैसे मेरा क्या है कि जो आप कह रहे मोटिवेशनल स्पीकर के हाँ, किसी को सुन लें, ओके। जैसे मेरा क्या है कि मेरे लिए सिस्टर शिवानी वर्क करती हैं। अगेन जो आपके लिए वर्क करता है तो मैं उनको रात को सुनकर सोती हूँ, और मैं ब्रह्मा कुमारी इसको फॉलो नहीं करती हूँ, मतलब मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ। बस सिस्टर शिवानी जिस तरीके से जीने का तरीका बताती हैं ना, वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो जब मैं वो रात को सुनकर सोऊंगी तो ऑटोमेटिकली मेरी एनर्जी में शिफ्ट आया। तो जब रात को मैं वो सुन के सोती हूँ ना, तो सुबह मेरी एनर्जी डिफरेंट होती है।
आई एम इन अ बेटर एनर्जी और मैं बेटर फील कर रही होती हूँ, और ये एक विशियस साइकिल भी होता है। अगर रात को आप नेगेटिव थॉट के साथ सोए और आप सुबह उठेंगे, डेफिनेटली अगेन ये सब लोग चेक कर लें, वो अच्छे मूड में नहीं उठेंगे, और जब वो अच्छे मूड में नहीं उठेंगे तो फिर उनका पूरा दिन वैसा जाएगा। पूरा दिन वैसा जाएगा तो अगेन रात को वो उसी एनर्जी में सोएंगे, सुबह फिर, तो ये एक साइकिल चलता रहेगा और उनको पता ही नहीं लगेगा वो कब डीप चले जाएंगे, और फिर थोड़े टाइम बाद बोलेंगे मुझे ना डिप्रेशन है, मुझे ना एंजाइटी कॉन्स्टेंटली होती है, एंड आई अंडरस्टैंड, आई हैव गॉन थ्रू दैट। बट इसको ब्रेक करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं ये नहीं कहूँगी यही है, बट ऐसा नहीं होगा आप आज बीज बोएंगे और कल पौधा निकलेगा। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मेरा एक काउंटर है। काउंटर ये है कि एक्चुअली मैं 2-4 मतलब कि हम लोग काउंसलिंग्स में हैं, पिछले 8 साल से ही हम काउंसलिंग्स के अंदर काम कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा रात को वो सुनते हैं, सुनते हुए इनफैक्ट सो जाते हैं, चलता रहेगा पीछे, ठीक है? दिन में खाना बना रहे हैं तो भी है, तो बोलते भी रहेंगे, किसी को बताना होगा तो ज्ञान भी अच्छा देंगे। लेकिन जब अप्लाई करने की बात आती है, तो या तो अपनी बीमारी को लेकर बार-बार परेशान होते हैं, बोलते रहेंगे, बताते रहेंगे, या फिर वो जब एक्ट करने की बारी आती है, तो वो चेंजेस तब क्यों नहीं होते फिर वो? देखिए, ये ना पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। ऐसा नहीं है कि ये सबके साथ होगा। इट्स लाइक मैंने अभी बोला कि जब हम पानी डालते हैं पौधे को, है ना, तो पानी थोड़ी टाइम ऊपर तक रहता है और फिर सिंक इन करता है। तो कई लोगों का होता है ना, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होता है या इतने डीप रूटेड बिलीफ्स हैं, वो नहीं चेंज होते। अब अगेन जब तक वो विलिंग नहीं है तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। अब यहाँ पे मैं हम नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है और जो मैंने भी फील किया है। एक्चुअली में हम चाहते कुछ और हैं और होता कुछ हो रहा है, और जिस चीज़ से भागते हैं ना, वो सबसे पहले होता है। जैसे बहुत सारे जैसे हम क्लाइंट से मिलते हैं या घरों में भी देखते हैं, यार इस शहर में शादी नहीं करनी, ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, होता वही है। तो ऐसा क्यों होता है? अभी मैं आपको बोलूं कि पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचना, पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचना, क्या होगा, वही दिमाग में आएगा। है ना? क्योंकि हमारा माइंड इमेजेस के फॉर्म में सबसे पहली चीज इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। दूसरी बात, एनर्जी वहीं मल्टीप्लाई होती है जहां हमारा फोकस होता है, और यूनिवर्स ना नहीं सुनता है। तो यहाँ पे 3 चीजें आ गई। अगर आप फोकस कर रहे हैं ना कि मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो बहुत ज्यादा ड्रामा क्वीन हो या समथिंग लाइक दैट, तो आप फोकस किस पे कर रहे हैं? जो मतलब ड्रामा क्वीन, ड्रामा क्वीन, ड्रामा क्वीन, यू आर अफर्मिंग दैट, तो आप वही मैनिफेस्ट करेंगे ना। मतलब ये फियर बेस्ड अट्रैक्शन हो गया एक्चुअली। देखिए, फियर बेस्ड अट्रैक्शन कह सकते हैं मैं आप। डर रहा हूँ, मैं जिस चीज से उसी को अट्रैक्ट कर रहा हूँ एक्चुअली में। देखिए, डर भी रहे हैं और आप फोकस भी कर रहे हैं, दोनों चीजें हो रही हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आप यूट्यूब पे जब लिखते हैं हॉरर मूवी, यूट्यूब आपको क्या दिखाता है? और और 2-3 बारी अगर आप लिख देंगे तो थोड़े टाइम बाद आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं, यूट्यूब आपको रिकमेंड करना शुरू कर देगा। और अगर आप नहीं जानते हैं यूट्यूब के बारे में, तो आप ये समझेंगे कि हाँ भाई, यूट्यूब में ना शायद हॉरर ही आता है। एम आई राइट और रॉन्ग? सही। ठीक है? ऐसे ही यूनिवर्स में अथाह है। लाइक जैसे यूट्यूब में आपके कॉमेडी भी है, सैड भी, ट्रेजेडी, जैसे जैसे यूट्यूब में कॉमेडी भी है, ट्रेजेडी भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, हर तरीके का कंटेंट है। आप जो टाइप करते हैं वो यूट्यूब आपको दिखाता है। ऐसे ही यूनिवर्स में खुशी है, गमी है, एवरीथिंग इज देयर। जो आप अपनी मेंटल स्क्रीन पे टाइप करते हैं, 1-2 बारी आपने कर दिया किसी भी रीजन की वजह से, फिर यूनिवर्स उसको दिखाना शुरू कर देता है, आपकी लाइफ में भेजना शुरू कर देता है, क्योंकि यूनिवर्स को लगता है ये आपको पसंद है। और जितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जितनी स्ट्रॉन्ग इमोशन, जितनी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ आप करते हैं, उतना ही स्ट्रॉन्गली आप उसको मैनिफेस्ट करते आज का जो यूथ है मैम, नॉर्मली आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहा है, या मीठा खाने की बहुत आदत हो गई है, या एकदम तला हुआ खाने की, मतलब आपको किसी भी तरह से शॉर्ट टाइम बेनिफिट्स चाहिए, जिसको आप डोपामाइन स्पाइक्स बोलते हो आप। तो इसका असर सबकॉन्शियस माइंड पे क्या पड़ता है, या ये मैं पूछूं कि आपकी प्रोडक्टिविटी पे क्या पड़ता है, या आपके मैनिफेस्टेशन को कैसे ये खराब करता है, वो मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से। देखिए, सबसे पहली चीज़ है ना, जब भी हम रील्स देखते हैं, या रील्स में तो मैं ये कहूँगी कि आप किस तरीके की रील्स देख रहे हैं, उस पे डिपेंड करेगा, है ना? और गेमिंग कर रहे हैं, जैसे आजकल वीडियो गेम खेलते हैं बच्चे,
तो जब एक एडिक्शन हो जाती है ना, एक तो सबसे पहली चीज़ उनको बहुत हाई देता है। तो क्या होता है कि उनको ना उस हाई वाली एनर्जी में रहने की आदत पड़ जाती है, और कोई चीज़ थोड़ा-सा भी लो एनर्जी में होती है ना, तो फिर वो उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जब सही भी है। प्रॉब्लम आएगी तो परेशान होंगे, तो वो एक उनके लिए सॉल्यूशन बन गया है। सॉल्यूशन इज़ वेरी टेम्परेरी, सॉल्यूशन इज़ रियलिटी से डिस्कनेक्ट है। और ये जो आदत पड़ जाती है, आदत क्या है? एडिक्शन। एडिक्शन क्या है? किसी चीज़ पे डिपेंडेंसी। जब भी हम किसी भी चीज़ पे डिपेंड होंगे, तो फिर हम उस चीज़ के गुलाम हो गए ना, वो चीज़ हमें रूल करेगी। जब हम गुलाम हो गए तो फिर हमारी तो प्रोडक्टिविटी वैसे ही कम होगी ना। हम्म। गुलाम की क्या प्रोडक्टिविटी है? ना तो उसका कोई अपना थॉट प्रोसेस है, ना उसकी कोई अपनी सोच है, ना कोई समझ है। इनफैक्ट मैं बोलती हूँ कि अच्छी से अच्छी चीज़ की एडिक्शन ठीक नहीं है। और आप तो माइंड में डील करते हैं, आपको पता है, हमें तो ये बोला जाता है कि आप रोज़ एक रास्ते से भी ना जाएँ। आप डिफरेंट डिफरेंट रूट लें, आप हम्म। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करें ताकि आपको आदत ना पड़े। माइंड बहुत जल्दी आदत फॉर्म करता है ना। अभी आदतें खराब करती हैं। हाँ, अब जैसे आपने देखा भी होगा और बहुत सारे लोग रेज़ोनेट करेंगे, जिस जगह पे वो सोते हैं रात को, हम्म। इतनी आदत हो जाती है कि अगर कोई इंसान आया और अगर कोई गेस्ट आया, इनफैक्ट मैं कहूँगी, और वो उनकी जगह पे सो गया, तो बोलेंगे प्लीज़ आप माइंड नहीं करेंगे, आप उधर सो जाएँ। हाँ, बिल्कुल होता है कि मुझे सिर्फ यही नींद आती है। हाँ, तो मुझे लगता है ये आदत ठीक नहीं है। अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ये आदत चेंज कर पाएँ, जैसे कि हम्म। आप एक ही रास्ते से अपने ऑफ़िस ना जाएँ, आप डिफरेंट रूट लें, आप डिफरेंट जगह पे सोएँ। ऐसी छोटी-छोटी सी हैबिट्स अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चेंज कर पाएँ, तो ब्रॉडर लेवल पे भी आप एक डिफरेंस ला पाएँगे। और ऑब्वियसली रील्स और गेमिंग और ये जो आपको फ्राइड खाने की भी आदत है, हम्म। इसको भी आप चेंज कर पाएँगे जब आप अगेन छोटी-छोटी सी चीज़ों में वर्क करेंगे। बहुत बढ़िया। मैम, अभी ना जैसे कई बार हमें लोग बोलते हैं, हम लोगों को बोलते हैं यार आप पॉजिटिव रहो, आपको हमेशा अच्छा सोचना है। अभी तक मुझे आपसे बात करके समझ में आया कि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना बहुत आसान है, अगर आप रात को अपना थोड़ा सा टॉक चेंज कर लेते हो। हुँ। दूसरा, अपनी सेल्फ टॉक चेक कर लेते हो। तीसरा ये होगा कि आप कितना अवेयर रहते हो कि हाँ यार कितना अवेयर हूँ मैं, क्या सोच रहा हूँ उसके लेकर भी। अब मुझे वहां जाना है कि हमारे घर पे तो हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे घर वाले तो जैसे नॉर्मली शिकायत होती है कि यार मेरे तो पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरा हस्बैंड ही ऐसा है, या मेरी वाइफ ही ऐसी है, मेरे बच्चे ही ऐसे हैं, मेरा बॉस ऐसा है। तो हम नोट भी करते हैं, देखते भी हैं कि 30-40 मिनट भी ऐसे नेगेटिव एनवायरनमेंट में रह लें जहाँ पर लोग सिर्फ शिकायतें कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, बैक बाइटिंग कर रहे हैं, तो उसका असर क्या पड़ता है हमारे फिजियोलॉजी पर, हमारे मेंटल लेवल पर, हमारी लाइफ पर क्या फर्क पड़ता है? डेफ़िनेटली बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि आप कोई काम कर रहे हैं और बहुत फ़ोकस्ड होके कर रहे हैं, लेकिन दूर-दराज़ एक गाना या एक भजन बज रहा है। हम्म। थोड़ी देर बाद आप पाएँगे कि आप उस भजन, उस गाने को गुनगुना रहे हैं। आपने कभी नोटिस किया है इस बात को? हाँ, जैसे मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ, कई बार मेरे 2 फ्लैट छोड़कर हैं, वो थोड़ा लाउड चलाते हैं, तो अपने आप वो शब्द मुँह पे आ जाते हैं। तो हमारा माइंड रिकॉर्डर है, और हमारे माइंड की ना इन सब चीज़ों के लिए, कोई भी चीज़ एक्सटर्नल फ्रंट में हो रही हो, एब्ज़ॉर्प्शन पावर बहुत ज़्यादा है। और जो हम एब्ज़ॉर्ब करते हैं ना, वो ऑटोमैटिकली बाहर निकलता है। जो आप डालेंगे अंदर, वही तो बाहर निकलेगा ना। हम्म। तो डेफ़िनेटली अगर आपके आस-पास ऐसे लोग हैं, वो आपको इफ़ेक्ट तो करेंगे ही करेंगे। ओके। और इनसे कैसे बचें? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप जितना मैक्सिमम उनको अवॉइड कर सकते हैं, उनको अवॉइड करें। बट अगर आपके हस्बैंड हैं या आपके पेरेंट्स हैं, आप नहीं अवॉइड कर सकते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप जब भी उनसे बात कर रहे हैं ना, इट माइट सीम फनी, आप कोई भी कार्टून कैरेक्टर उनके चेहरे पे विजुअलाइज़ करें। जब वो आपने बो आपने सिर्फ हस्बैंड बोल दिया, वाइफ भी होती है। हमारा पर्सपेक्टिव भी है। हाँ, मतलब वाइफ़ भी हो सकती है। जो भी इंसान बोल रहा है ना, आप जब वो बोल रहे हैं ना, तो उसको बहुत इंटेंसिटी के साथ ना सुनें। आप उस टाइम पे अगर विजुअलाइज़ कर सकते हैं, मुश्किल होगा, मुश्किल भी मैं नहीं कहूँगी, इट्स लाइक कंडीशनिंग योर माइंड, प्रोग्रामिंग योर माइंड। अगर आप उस टाइम पे कोई भी कार्टून, डोनाल्ड डक हो गई या मिकी माउस हो गया, वो उनके चेहरे में आप विजुअलाइज़ कर पाएँ, तो उनकी जो बात है ना, वो उतनी इंटेंसिटी से आपके ब्रेन में नहीं जाएगी।
मुझे ना आपकी बात से एक किस्सा याद आ गया। मैं ना एक बैंक में काम करता था, मल्टीनेशनल बैंक था। तो मेरे जो कलीग थे, तो उनका तरीका था जो आपने बोला। तो जब मंथ एंड आता था, बहुत प्रेशर होता था। अब हमने काम टाइम पे किया तो हम पे इतना नहीं होता था। बाई चांस वो उनके बॉस भी ऐसे थे, तो वो क्या करते थे, हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में जाते, उनका चेहरा बनाते, और मंथ एंड वाले टाइम पे ना उनका मतलब हर महीने मैंने देखा है, वो जूता उठाते जूता मारते थे उनके बूट पे। मैं, ये क्या कर रहे हो? क्या मैं फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालूं, गुस्सा कैसे निकालूं? क्या मैं ऐसे गुस्सा निकालूंगा कि मैं रियल में तो बोल नहीं सकता, मेरा बॉस है भाई, निकाल देगा, मेरा अप्रेजल रोक देगा। तो मैं उससे रेजोनेट कर पा रहा हूँ कि हाँ, एक अच्छा उन पर वर्क करता था, क्योंकि उसी बॉस के साथ वो बाद में फिर डिनर टेबल पे होते थे, बिल्कुल लंच टेबल पे होते थे। तभी उनका हेल्दी रिलेशनशिप भी रहता था, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन उन्होंने किसी और तरीके से निकाल निकाल दी, मतलब वो उनके माइंड में गया तो उन्होंने निकाल दिया। अच्छा देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं, बॉक्सिंग बैग आता है वो आप रख सकते हैं। अच्छा वो तब वर्क करता है जब किसी ने हमें गलत कहा और हमें चुपचाप बर्दाश्त करना पड़ा। अब यहाँ पे रिलेशनशिप डिफर है। बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप अलग हो जाएगा, क्योंकि बॉस को कहना है और एम्प्लॉय एम्प्लॉय। कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन पेरेंट्स और आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप डिफरेंट है। हम्म। वहाँ पे आप बोल भी सकते हैं, आप यू नो कई बारी नहीं भी बोल सकते हैं, बट उनके साथ 24/7 है। तो उसमें आप कभी ट्राई करके देखिएगा। कि मतलब उनको किसी कार्टून का चेहरा बना के अगर और वो विजुअलाइज कर लें। हाँ, अपने माइंड में उनको नहीं बोलना है, उनको बोलेंगे तो परेशानी हो जाएगी। बहुत अमेजिंगली वर्क करता है। वो जो इंटेंसिटी है ना, जैसे हमने पहले भी बात करी, कितनी इंटेंसिटी के साथ आप उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, कितना स्ट्रांगली आप महसूस कर रहे हैं, उतना ही उसका इम्पैक्ट होगा। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आप सरफेस लेवल पे ही सुने, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सामने वाला बोल रहा है तो वो माइंड में जा रहा है। बट आप आपके अंदर वो उतना स्ट्रांग इंटेंसिटी के साथ ना जाए, उसको आप रोक सकते हैं। हम्म। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया मुझे। करके देखना, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपने कौन सा कार्टून कैरेक्टर लिया, टॉम एंड जेरी लिया, डोनाल्ड डक लिया, बताना जरूर। ओके मैम, अभी ना एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें देखने को मिलता है काउंसलिंग्स के दौरान। हमें अक्सर एक सवाल आता है कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं लायक हूँ, सेल्फ वर्दीनेस ही नहीं है, अपने प्रति को प्यार ही नहीं है। तो वो कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, या उसको कैसे कन्वर्ट करें कि यार नहीं, मैं लायक तो हूँ? उसको कैसे करें? ये कोई प्रोसेस है, या आप कैसे सोचते हैं, इसको कैसे डील करते हैं? देखिए, अगेन मैं उसी चीज़ पे आऊँगी कि आप जिस पे फ़ोकस करते हैं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी के लायक नहीं हैं। इट्स जस्ट दैट आपने इतनी बारी अपने माइंड में उस चीज़ को रिपीट कर लिया कि आप मानने लगे हैं कि मैं लायक नहीं हूँ। तो सबसे पहले आप थोड़ा-सा पॉज़ करके जो आपकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं ना, आप उसके बारे में सोचें, और आपके अंदर ज़रूर होंगी ही होंगी। हो सकता है बहुत सारे लोग बोले नहीं, बट ये पॉसिबल नहीं है। और जब आप उनको बार बार रिपीट करते हैं या फिर उन पे आप अटेंशन देते हैं, उन पे फोकस करते हैं, तो आप इस चीज से ओवरकम कर पाते हैं। और कोई ऐसा रूटीन भी होता है जिसपे हम थोड़ा सा, ये हमारे रूटीन में होगा तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए लोग, अच्छा यहाँ पे भी बड़ा कंफ्यूजन है, लोग बोलते हैं सुबह मेडिटेशन कर लो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई बोलता है शाम को मेडिटेशन कर लो तो सॉल्व हो जाएगी, कोई कहता है नाइट में सोते वक्त ये कर लो। तो कोई प्रोसेस है, कोई ऐसा है? देखिए, मैं नहीं मानती कि मेडिटेशन से आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेडिटेशन मेरे लिए एक रेस बटन है। आप गाड़ी चलाते हैं, अगर आपकी गाड़ी में बैक गियर है और आप रेस बटन दबा रहे हैं, कहाँ जाएगी आपकी गाड़ी? पूछी जाएगी। पीछे जाएगी ना। हम्म। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फर्स्ट थिंग इज आपको आपकी गाड़ी का फर्स्ट गियर डालना पड़ेगा। फिर जो आपने गियर डाला है, हम्म। उसी हिसाब से रेस देंगे तो उसी डायरेक्शन में गाड़ी जाएगी ना। अगर देखिए सिर्फ ऐसा ही हो रहा होता, तो फिर जो लोग बहुत प्रेयर करते हैं वो तो बहुत अच्छा कर रहे होते ना लाइफ में, वो तो बहुत अमेजिंग कर रहे होते। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली। एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि आज अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको अप्रिशिएट किया या आपको लगा कि मैंने ये काम बहुत अच्छा किया है, तो आप उसी टाइम खुद को अप्रिशिएट करें, वाओ इतना अमेजिंग है, आई एम सो गुड। क्योंकि फेक नहीं कर सकते आप। ऐसे नहीं है कि कुछ हुआ नहीं है और आप बोल रहे हैं वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अमेजिंग कर सकता हूँ, तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। देयर शुड बी समथिंग। इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे जो आपसे अच्छी हुई हैं,
उनके लिए आप खुद को अप्रिशिएट करें, क्योंकि वो स्टार्ट उसी लेवल से होगा। उसके बाद जब आप मेडिटेशन करेंगे तो वो चीज़ें बढ़ेंगी, एनहांस होंगी। लेकिन बट लोग अक्सर गलती ये करते हैं, सीधा मेडिटेशन में बैठ जाते बिल्कुल, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि अगर आप नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हैं तो आप मेडिटेशन करें, बिकॉज़ मेडिटेशन विल टेक यू डीप इनटू दैट। फर्स्ट यू हैव टू डू समथिंग जिससे कि आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है और मैं बहुत बुरा फ़ील कर रही हूँ। इफ़ आई डू मेडिटेशन, मेरी वही और ज़्यादा डीप हो जाएगी स्टेट। अगर मेरे लिए शॉपिंग वर्क करती है तो मैं शॉपिंग कर लूँ, किसी दोस्त से बैठ के बात करना वर्क करता है, मैं उससे बात करूँ, क्या मेरे लिए वर्क करता है, क्योंकि सबके लिए डिफरेंट वर्क करेगा। हैं। कैसे पता करेंगे? वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा। वो आपको पता है, मुझे पता है मेरे लिए शॉपिंग वर्क करती है। तो जब भी मैं इस स्टेट में होती हूँ, और टाइम टू टाइम ये स्टेट ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस स्टेट में अगर आप डीप चले गए ना, तो जितना डीप जाएँगे ना, उतना उससे बाहर निकलना मुश्किल है। इट्स लाइक दलदल। है ना? तो स्टार्टिंग में अगर आप इस चीज़ को समझ पाएँ और इसको कैसे जानें हम? आप परेशान हो रहे हैं ना, जैसे ही आपको बुरा लग रहा है, कितनी बारी लोग बोलते हैं ना, यार पता ही नहीं क्यों, आज ना मन अच्छा नहीं हो रहा, आज मूड अच्छा नहीं है। सो ये जो मूड अच्छा नहीं है, इसको तो आप जान पाते हैं ना? इसके पीछे क्या चल रहा है, उसको बैठ के थोड़ा-सा समझें। फिर जब आप थोड़ा-सा भी देखेंगे आपके मन में क्या चल रहा है, तो आपको या तो एंग्ज़ायटी हो रही होगी, पता नहीं मेरा अप्रेज़ल होगा, नहीं होगा, पता नहीं ये काम होगा, नहीं होगा, ये एक थॉट चल रहा है। अगर इसको आप चेक कर दें, अरे यार जो होगा, होगा, देखी जाएगी। ये मेरा कोई एंड ऑफ़ द वर्ल्ड नहीं है। लाइक आई यूज्ड टू टेल माय सन कि बेटा ये जो एग्ज़ाम है ना, ये आपका पूरी लाइफ़ का वो नहीं है कि भई अगर ये एग्ज़ाम पास हो गए तो पूरी लाइफ़ में सक्सेसफुल हो गए। ये बहुत एक छोटी चीज़ है, लाइफ में बहुत बड़े-बड़े एग्ज़ाम आएँगे। तो ये छोटे एग्ज़ाम को आप अपनी ज़िंदगी का ऑल इन ऑल मत समझ के बैठो। हाँ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे आप खुद टैरो भी करती हैं, तो जैसे आपने बोला कि हुँ, मान लीजिए आपका मूड ऑफ है, हुँ। कोई बात हो गई, आपके मन में कोई परेशानी चल रही है, तब आप टैरो कर रही हैं और एक जब आप बहुत ही शांत हैं, रिलैक्स्ड हैं और फिर आप टैरो करें तो फ़र्क आता है? बिल्कुल फ़र्क आएगा। कैसे फिर अपने माइंड को कैसे शिफ्ट करूँ? मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं आपके पास आया और अब आप अभी आपका मूड ख़राब है, तो अब आप कैसे डील करेंगे? क्या करेंगी? देखिए, मुझे लगता है कि जब भी हम बहुत एंग्ज़ियस होते हैं, जब भी हम बहुत रेस्टलेस होते हैं, तो हमारी जो ब्रीथिंग होती है ना, वो बहुत तेज़ हो जाती है। ओके। ब्रेथ का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके थॉट्स के साथ, एंड द मोमेंट यू टेक 3 डीप ब्रेथ्स या 7 डीप ब्रेथ्स, आपका मन शांत हो जाता है। और इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि जो लोग सुन रहे हैं, सब लोग रात को सोने से पहले अगर ये भी आप इनकॉर्पोरेट कर पाएँ कि आप डीप ब्रेथ, सिर्फ 3 डीप ब्रेथ्स लेकर सोएं, तो जब आप ऐसा करेंगे ना, तो सुबह आप बेटर एनर्जी में उठेंगे। लंबी गहरी सांसें ले लें सिर्फ़। सिर्फ 3 लंबी गहरी सांसें, आप इमीडिएटली अपनी एनर्जी में शिफ्ट पाएँगे। और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, चेंज योर एनर्जी एंड चेंज योर लाइफ। चेंज योर एनर्जी एंड चेंज योर लाइफ़। क्या बात है! यस। हम एनर्जी की बात कर रहे हैं और फिर एनर्जी को हम साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे अलग-अलग तरंगे हैं, बीटा है, अल्फा है, थीटा है, डेल्टा है, गामा है और इसी से हमारा आभा मंडल भी बनता है, इसी से हमारी वाइब्स जो आजकल जेन ज़ी का वर्ड्स है, वाइब्स भी हैं। तो इसका कौन-सी फ्रीक्वेंसी क्या काम करती है और कैसे हम बिल्कुल अपने उस फ्रीक्वेंसी में आ जाएँ कि हम पीक परफॉर्मेंस पे चले जाएँ या फिर हाई लेवल पे हम मैनिफेस्ट कर पाएँ, अपने आप मैनिफेस्ट होने लग जाए? देखिए, जो शक्ति है, जो यूनिवर्स है, जिसको हमने गॉड का भी नाम दिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है। हुँ, उस फ्रीक्वेंसी में हम नहीं जा सकते, क्योंकि वो फॉर्मलेस है, हम इस ह्यूमन बॉडी में हैं। लेकिन हमारे ब्रेन की वेव्स को अगर हम समझें, डेल्टा 0.5 टू 4 हुँ, है ना? ऐसे ही थीटा 4 टू 8 है, अल्फा है, बीटा है, गामा है। तो जब हम डेल्टा, थीटा, अल्फा वाली वेव्स में होते हैं ना, तब हम उस फ्रीक्वेंसी के पास हैं। और ओके। जितना हम उस फ्रीक्वेंसी के पास हैं, उतना हमारी मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस भी होती है और ऑटोमेटिकली भी होती है और फास्ट भी होती है। लेकिन होता क्या है ना, हम छोटी-छोटी चीज़ों में परेशान हो जाते हैं। जैसे ही हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, हम परेशान होते हैं, हम बीटा वाली फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी राइज़ करती है, और जब हमारी फ्रीक्वेंसी राइज़ करती है ना, वो जो सोर्स है, जहाँ से हम अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उससे हम बहुत दूर हो जाते हैं। और जब हम उस फ्रीक्वेंसी में मैनिफेस्ट भी करते हैं, तब हमारी मैनिफेस्टेशन भी नहीं होती। क्योंकि जो भी हम लिख रहे हैं ना, वो शायद 20-25%
वर्क करता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं और वो है आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी, आप सोर्स से कितनी दूर हैं। ओके, तो अगर मैं हम एंशियस हैं तो फिर हम मतलब बीटा पे हैं इसलिए उतना ही दूर हैं, तभी हमारा मैनिफेस्टेशन नहीं होगा या अपनी उस जो पोटेंशियल उसके अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, और एक चीज़ आपको शेयर करूँगी, मैंने जब नया-नया टैरो सीखा और नई-नई मुझे जब इन चीज़ों के बारे में पता लगा, तो मुझे लगा मुझे ना शांत होना है, मुझे अपने मन की फ्रीक्वेंसी को ठीक रखना है, क्योंकि तभी मैं टैरो कर पाऊँगी, तभी मैं यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाऊँगी। अच्छा, मैंने ये कोर्स भी किया था चंद्रशेखर, आई डोंट नो, शायद लोगों ने नाम सुना होगा। इनको एक्चुअली 4th ग्रेड कैंसर हो गया था, लिवर सिरोसिस हो गया था। डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया था कि कोई सूरत ही नहीं है कि आप ठीक हो पाएँगे या आप सर्वाइव कर पाएँगे। तो ये हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, लैपटॉप था, रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करते-करते इनको ब्रेन के बारे में पता चला, माइंड पावर के बारे में पता लगा। फिर इन सब चीज़ों पे वर्क करके इन्होंने माइंड पावर से खुद को हील किया। माइंड पावर से। माइंड पावर से, वो सिर्फ माइंड पावर से। और इनकी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल में ना न्यूज़ भी आई थी, फोटोज़ भी थी। एंड इन्होंने एक कोर्स बनाया था न्यूरोबिक एक्सपर्ट। ओके। तो इनसे मैंने न्यूरोबिक एक्सपर्ट किया था। एक और शख्स हैं बिस्वरूप रॉय, इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ओके। तो उनके भी बचपन में दिल में छेद था। तो डॉक्टर्स ने बोला था कि आप बिल्कुल भी किसी भी फॉर्म ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज़ को नहीं कर सकते हैं। और फिर बाद में माइंड पावर से इन्होंने इस चीज़ को हील किया और फिर इन्होंने गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड तोड़ा था, जहाँ पे इन्होंने पता नहीं कितने सारे पुशअप्स किए थे। अच्छा। हाँ, तो इन दोनों ने मिलकर ना एक छोटी-सी मशीन बनाई थी। उसमें जब आप दोनों अपनी थंब और फिंगर ऐसे उस मशीन के आस-पास रखते थे, तो वो आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को रीड करता था। ओके। तो मैंने नया-नया कोर्स किया। अब मैं कोर्स करने के बाद जब आई घर, तो मुझे लगा मुझे ना अपनी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अल्फ़ा पे रखनी है या थीटा पे रखनी है, तभी मैं मैनिफेस्ट कर पाऊँगी, तभी मैं टैरो कर पाऊँगी। अच्छा, अब मैं बार-बार उसको चेक कर रही हूँ, तो मेरी फ्रीक्वेंसी आ रही है थोड़ा हाई अल्फ़ा, और मुझे लग रहा है यार मैं तो चुप भी हूँ, मैं तो शांत भी हूँ, अब मैं क्या करूँ? मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। उतने में ना थोड़ा यही थॉट्स मेरे माइंड में चल रहे थे कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि मैं तेरे पास आ रही हूँ, और वो मेरे घर के सामने रहती थी। तो मैंने कहा अब ये फिर आ जाएगी मेरे घर पे और बातें-बातें करेगी और मेरी तो फ्रीक्वेंसी फिर हाई हो जाएगी। मैं तो अवॉइड करना चाहती हूँ, बट अब मैं उसको अवॉइड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो बोलते भाई मैं तो आ रही हूँ। हम्म। मैं बालकनी में खड़ी हूँ और मैं देख रही हूँ वो आ रही है, रास्ते में उसे कोई दूसरे नेबर मिल गए और वो बहुत ऐसे फन मज़ा-मस्ती में बात कर रही है, ये कर रही है, और मैं उसको देख के बोल रही हूँ अभी ना इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करूँगी, इसकी तो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी। अच्छा, वो जैसे ही घर आई तो मैंने उसको बोला, "चल ये देख, चेक करते हैं।" मैं भी नई-नई आई थी, तो आपको वो भी होता है ना कि आप चलो, एक्साइटमेंट होता है। हाँ, कि एक्सपेरिमेंट करें। जब मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करी, उसकी फ्रीक्वेंसी मुझसे लो, मैं हैरान हो गई। मुझे लगा ये कैसे है? उस दिन मुझे ये समझ में आया कि मेडिटेशन अगर आप कर रहे हो और आपके मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, दैट डज़न्ट लोअर योर फ्रीक्वेंसी। जब आप खुश हो, जब आप एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में हो, जब आप आपके अंदर कोई थॉट चल रहा है उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, वेंट आउट कर रहे हो, मतलब फ्रीक्वेंसी लेस मीन्स लेस थॉट्स इन योर माइंड। वाओ, दैट इज सो इम्पोर्टेंट लेसन कि खाली ये जो मिथ है कि मेडिटेशन करने से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी और आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो फिर आपको मतलब बनाया जा रहा हाँ, है। वही ना, तो उस दिन के बाद से मुझे लगा कि जब आप हर पल, हर क्षण एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में हैं, और वो हैप्पी स्टेट है कि आप गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में रहें, आप सरेंडर में रहें। जो हमने पहले बात करी ना, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो उससे अच्छा हो रहा है, जो होगा वो सबसे अच्छा होगा। दैट डज़न्ट मीन कि आप एक्शन नहीं लेंगे। आप एक्शन लेंगे, आप इनिशिएटिव लेंगे, आप सब कुछ करेंगे, लेकिन आउटकम से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होंगे और सरेंडर मोड में रहेंगे और मस्त रहें, हैप्पी रहें। तो हो पाएगा। तो बिल्कुल आप वैसी वाली फ्रीक्वेंसी में होंगे, और शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हम यही कहते हैं कि आप अपने गोल से बहुत अटैच ना हो। हम्म। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि एक बहुत बड़ा रीज़न लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करता है, क्योंकि आप बहुत अटैच हो जाते हैं, वो चीज उतनी दूर हो जाती है। और अटैचमेंट की फ्रीक्वेंसी आपको बहुत लो वाइब्रेशन में ले जाती ओके, ये बात तो सही है। है ना? क्योंकि हाँ, हमें लगता तो यही है कि हमें सिखाया भी यही जाता है कि
जो बहुत टिपिकल या जो रील्स वाले जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो आप विजन बोर्ड बना लो, पिक्चर लगा लो, एक्चुअली में वैसा वर्क नहीं करता है। और ये बहुत लोगों की कंप्लेन भी होती है कि हमने सब कुछ किया है, वर्क नहीं कर रहा है। मतलब पता है हैप्पीनेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो बड़ी मजे की है। मतलब जो भी हो रहा है ना की फर्क पैंदा है, ठीक है, हो गया बड़ी अच्छी बात है। मेरा मन का नहीं हुआ तो यूनिवर्स के मन का हुआ, वो उससे भी अच्छा है। हाँ, जहाँ से हमने शुरू किया था वापस वहीं आ जाते हैं कि आप क्या चाहते हो कि आपके लिए जो आप चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो, या जो आपके लिए बेस्ट हो वो हो जाए। तो बेस्ट होगा तो उसके लिए आपको खुश रहना पड़ेगा, दैट्स आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट रखना पड़ेगा। बिल्कुल आपको जितना यूनिवर्स की, जो आपने बहुत अच्छा बताया कि जीरो फ्रीक्वेंसी के पास रहेंगे, उतनी जल्दी आप उस लेवल तक पहुंचेंगे, लेकिन वो आर्टिफिशियल नहीं होगा, वो आपको यू हैव टू कीप प्रैक्टिसेस। अब मैम हम लास्ट में चल रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2026 आने वाला है, और 2026 में हम ऐसा क्या करें कि 2026 में हम वो सारे काम कर पाएं जिसके लिए हम लायक हैं, जैसे हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, मनी है, करियर है। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे ऑडियंस हमारा टेक अवे लेके जा पाए कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो मैं बोलूँगी कि सबसे पहली चीज़, थोड़ा सा पॉज़ करके देखें, आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप उन पे फ़ोकस करें और छोटी-छोटी चीज़ों में खुद को एप्रिशिएट करें। मतलब कोई रॉकेट साइंस, कोई कॉम्प्लिकेटेड रेमेडीज़ नहीं होती हैं, ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा है। सिर्फ़ एक ही फंडा है, चेंज योर एनर्जी, चेंज योर लाइफ। आप मानेंगे मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे हाथों में आपको अंगूठियाँ नहीं दिखेंगी, हाँ, नहीं नहीं। है ना? और ना ही मैं जो भी रीडिंग के लिए आते हैं उनको ये सजेस्ट भी करती हूँ कि आप ये रेमेडीज़ करें, वो रेमेडीज़ करें, ठीक है वो वर्क करती हैं। बट जब तक आप अपनी एनर्जी नहीं चेंज करेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ नहीं चेंज करेंगे। और वो छोटी-छोटी सी चीज़ों से होगा। छोटी-छोटी चीज़ों को एप्रिशिएट करें, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड, एंड वो वाला ग्रैटिट्यूड नहीं कि कोई अच्छा हो गया तो अच्छा कर दिया। जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, तब भी आप ग्रैटिट्यूड करें। और जैसे हमने बीच में बात भी करी, रात को सोने से पहले, चाहे आप डांस कर लें, आपको लगता है कि नहीं मैं तो नहीं सुन सकता मोटिवेशनल स्पीकर को, तो आप डांस करें। कोई भी अच्छा सा, अब यहाँ पे सॉन्ग दर्द भरा नहीं होना चाहिए और रोमांटिक भी ना हो, क्योंकि अगर आप लव रिलेशनशिप में आपका ब्रेकअप हुआ है तो रोमांटिक सॉन्ग तो आपको और डीप ले जाएगा। मस्ती मज़े वाला फन मोटिवेशनल सॉन्ग लगाएं, डांस करें। डांस से ना जो आपकी स्टक एनर्जी है ना वो हिलेगी, आप बेटर फील करेंगे। और आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में सोएं, और सोने से पहले सिर्फ 3 लंबी गहरी सांसें। एंड ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता विकास जी आप कितना रेजोनेट कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली अगर आप इतनी छोटी सी सिंपल चीज़ें कर लेंगे ना, विद इन 21 डेज आप डिफरेंस ज़रूर महसूस करेंगे। नहीं, हम करेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे, और ऑडियंस भी हमारे साथ करेगी, क्योंकि फाइनली हम चाहते तो यही हैं कि 2026 हमारा वो होना चाहिए जिसके हम काबिल हैं, कैपेबल हैं। आपने 2-3 बार टैरो का नाम लिया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप टैरो की बात कर रहे हैं, भी मेरा क्वेश्चन है, ऑडियंस का मुझे नहीं पता है ये नहीं। आपने ये बता दिया कि मैंने मान लो आपसे कोई सवाल पूछा, आपने उसका हाँ या ना में जवाब दे दिया, लेकिन मैं वो चाहता हूँ कि जो आपका ना का जवाब है वो हो मेरे लिए, मतलब मैं चाहता हूँ कि वो काम हो जाए, तो फिर उसमें कैसे, मतलब टैरो क्या हेल्प करेगा मुझे इसमें? देखिए, अगर मेरे पास कोई इंसान आया और उसने बोला कि मेरे फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, हम्म। कार्ड आ गया 5 ऑफ पेंटिकल्स या 10 ऑफ वॉन्ड्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये ही होगा, इसका मतलब ये है कि जो वो अभी कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जो उनका बिलीफ सिस्टम है, उसके बेसिस पर फाइनेंशियली इश्यूज और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, प्रेशर हो सकता है। सो मैं उनको ये नहीं बोलूँगी कि ओ अब तो आपका तो बहुत ही खराब हो गया। मैं उनको ये बोलूँगी कि कुछ अभी आप ठीक नहीं कर रहे हैं। जो मैंने आपको अभी मतलब जो हमने अभी भी बात करी कि आप चेक करो, आप देखो। लाइक हम सब गूगल मैप के बारे में जानते हैं। हमें रास्ता नहीं पता, हम क्या करते हैं? गूगल मैप लगा लेते हैं। रास्ता पता लग जाता है। टारो एग्जैक्टली ऐसे वर्क करता है। और कितनी बारी हमें रास्ता पता है, फिर भी हम गूगल मैप देख लेते हैं कि भाई कौन सा रास्ता है जिसमें ट्रैफिक कम है, और जब हम वो रास्ता लेते हैं तो हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। तो ऐसे ही अगर नेगेटिव कार्ड आता है, उसका मतलब ये नहीं है कि भाई नेगेटिव हो गए, इसका मतलब ये है कि अभी आप कुछ कर रहे हैं। हो सकता है आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आप जिस टीम के साथ काम कर रहे हैं या प्रोजेक्ट है, फिर हम उसके लिए अलग कार्ड्स निकालते हैं कि अच्छा अभी क्या है, उसको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। और टारो बहुत एक्यूरेटली और बहुत सरप्राइजिंगली आपको सही तरीके से बताता है।
क्या बात है, टैरो भी पूरा जो काम है एनर्जी पे ही है, बिल्कुल 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 अच्छा। टैरो इज बेस्ड ऑन एनर्जी, पैरेलल रियलिटीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मजा आया किरण मैम आपसे बात करके, और बहुत अच्छा लगा आपने समय निकाला, और आज ऑडियंस को आपने बताया कि ग्रेटिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी एनर्जीज को अपलिफ्ट करने में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो भाई किस चीज़ की देरी कर रहे हो? 2026 आपका पूरा टर्न अराउंड करके मानेंगे, बस आपको एक ही काम करना है, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।